Then we have 1, 2, 3, 1, 2, 3. Then we have 1. Last but not the least is question number 20, which is then again having the 4 boxes or squares. In the fourth, there is a question mark, 2 vertical lines and a horizontal line. 1 horizontal, 2, 1 vertical and 2 horizontal, 2 horizontal and 1 vertical. I'm not going to write the options, ठीक है? Options आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है? So let's start off with the very first question. As you can see, हम इसको रिलेट करेंगे उसी क्वेश्चन के साथ जो कि पीएमसी में दिया गया था, ठीक है? अब उसके अंदर भी कितने थे? 4 सेगमेंट्स थे, राइट? 4 सेगमेंट्स. इसके अंदर भी 4 सेगमेंट्स हैं. 1, 2, 3 एंड 4 सेगमेंट, ठीक है? तो सबसे पहली टेक्निक 4 सेगमेंट्स की हो या 4 बॉक्सेस की हो, वो आपसे 4 सेगमेंट के ऊपर ओवरऑल पूरा क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है या कुछ 4 सेगमेंट में फिगर बता के और कुछ पोर्शन वो कुछ पार्ट उसका क्वेश्चन मार्क कर सकता है. सो फर्स्ट टेक्निक वुड बी कि आई शुड गो विद द एनालॉजी वाली जो टेक्निक है हमारी. तो अगर आप गौर करो कि यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट सिंबल है दैट इज बी, ठीक है? और मैंने क्या करना है, फर्स्ट 2 का एक रिलेशनशिप कायम करना है एज पर द एनालॉजी, ठीक है? तो जो फर्स्ट सिंबल था वो नेक्स्ट के फर्स्ट सिंबल के साथ किस तरह रिलेट किया जा सकता है कि अगर ये मेरे पास राइट वर्ड है, इसको लेफ्ट वर्ड कर दूंगा तो वो ये पड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ इट. फिर इसी तरीके से ये जो सेकंड फिगर थी मेरे पास जिसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे भी वही थी और यहाँ पे भी वही है, यानी ये सेम रही, ठीक है? Now I will be considering the third and the fourth symbol with the second, third and fourth. दोनों को पेयर की सूरत में करूंगा क्योंकि यहाँ पे वो पेयर की सूरत में आ रहे हैं और उनकी डायरेक्शन दोनों की किधर है, लेफ्ट वर्ड है, और यहाँ पे उन दोनों की डायरेक्शन कहाँ पे है, राइट वर्ड है. मैं एरोज भी बना देता हूँ कि ये लेफ्ट वर्ड है और ये क्या है, राइट वर्ड है, ठीक है? और ये पहले वाला ऑपोजिट है. इन द सेम पैटर्न डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना था, इन दोनों का रिलेशन कायम करना है, यानी कि ये इसका ऑपोजिट होना चाहिए जो कि एग्जैक्टली क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है? इफ दैट बी इज फेसिंग राइट वर्ड तो ये कहां पे है, लेफ्ट वर्ड है. सिमिलरली ये जो सेकंड वाली है मेरे पास, ये क्या रही है, यहाँ पे सेम रही है, ठीक है? और थर्ड और फोर्थ जो मेरे पास सिंबल्स थे, इफ दे आर फेसिंग लेफ्ट वर्ड तो इनको कहां पे फेस करना चाहिए, राइट वर्ड फेस करना चाहिए. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नथिंग बट अ डबल बी ओवर हियर, ठीक है? तो ऑप्शंस में जो डबल बी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 3, उसी तरीके से आपको पैटर्न्स दिए गए हैं और फोर्थ आपसे पूछ रहा है. देन अगेन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी कि गो विद द एनालॉजी. एनालॉजी फर्स्ट 2 को आप ऑब्जर्व करो और फिर थर्ड और फोर्थ सेगमेंट को ऑब्जर्व करते हुए फोर्थ सेगमेंट पूरा यहाँ पे बना लो. तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ड्रॉ इट बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट रिलाई ऑन द ऑप्शंस. if you know the sense of the pattern तो आप खुद भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं. फिर जो भी आपकी ड्राइंग आई है आप उसको रिलेट करवा लें अपने किसी भी ऑप्शन के साथ, तो वही राइट ऑप्शन होगा. लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे जो चेंजिंग हो रही है वो डायगोनल्स में हो रही है, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट इंटरचेंज हो गए हैं, यानी यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट में था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है और जो फर्स्ट में था वो थर्ड में आ गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी इंटरचेंज हुए हैं. ये सर्कल सेकंड से उठ के थर्ड में आ गया है और यहाँ पे जो प्लस का साइन था वो सेकंड में आ गया है. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये किसमें चेंज हो गया है, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, यानी प्लस से मल्टीप्लाई में चेंज हुआ. देन अगेन यहाँ पे उसने इस तरह क्रॉस के उसमें दे दिया है पैटर्न के अंदर, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें तो ये बेसिकली ऑपोजिट ही इंटरचेंज हो रहे थे. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट ही चेंज करेंगे, ना कि एडजेसेंट चेंज करें. तो ऑपोजिट जब चेंज करेंगे तो इक्वल आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और माइनस आपके राइट साइड पे आ जाएगा. सर्कल टॉप पे चला जाएगा और प्लस किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होके ये आंसर बना देगा. तो ये जिस ऑप्शन से भी रिलेट करता है वो आपका राइट आंसर होगा. मैं बताता चलता हूं साथ साथ. लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर चार्ली 3 है और क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डेल्टा 4 हो जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ये मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस बन रहा है.
अगर मैं इसको सीक्वेंस के तौर पे देखता हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग ओनली 3 सेगमेंट्स, राइट? तो 3 सेगमेंट्स के लिए एनालॉजी एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फर्स्ट जो मेरे पास सर्कल के ऊपर क्या थी, यहाँ पे वो डाउन पे आ गई है। यहाँ पे सर्कल के ऊपर जो डॉट्स थे वो डाउन पे आ गए हैं। और ये वाला जो सर्कल था, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डायगोनली ऐसे देखूं, यानी कट लगा हुआ है फॉर इंस्टेंस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट वाइज एक पूरा डायगोनल यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उसका ऑपोजिट हो रहा है। यानी फर्स्ट और थर्ड वाला था और सेकंड और फोर्थ वाले पे मतलब उसका ऑपोजिट कट लग गया है। सिमिलरली इसका भी ऑपोजिट कट लग जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास क्या था, लाइक दिस था, और ये आपके पास ऐसे था, ठीक है? तो क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये वाला जो पैटर्न है ये दोबारा थर्ड में रिपीट हो रहा है, यानी ऑल्टरनेटिंग था, एक के बाद ये हुआ और उसके बाद फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। इन द सेम वे एज ये भी देखें तो ये रिपीट हो रहा है। तो चल तो सीक्वेंस में ही रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों भी फिर यहाँ पे रिपीट होने चाहिए। तो ये दोनों डॉट्स आ जाएंगे और दिस सर्कल विल बी एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट वन। और फिर इससे आगे अगर जाता तो वो ये रिपीट हो जाता, ठीक है? तो आई होप सो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, व्हिच इज प्रेजेंट इन डेल्टा 4 इसका राइट आंसर है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी, ठीक है? हमारी पहली अप्रोच क्या होती है कि अगर हम इसको क्वाड्रेंट वाइज देखें, ठीक है? लाइकवाइज ये हमारे पास अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट वाला, लेफ्ट वाला सेकंड क्वाड्रेंट, फिर बॉटम पे आ जाए तो आपके पास ये बॉटम लेफ्ट के ऊपर थर्ड होता है और फिर बॉटम राइट के ऊपर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? अगर नहीं भी पता तो ये यहाँ से थोड़ा सा सीख लो। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे मेरे पास एक मैच स्टिक है, ठीक है? आई कंसीडर दीज एज द मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियां। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट से मेरे पास रोटेशन देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ तो रोटेशन कितनी हुई 45 डिग्री की। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ ना तो ये हर एक जो यहाँ पे आएगा एंगल वो 45 डिग्री अपार्ट होंगे, ठीक है? ये तमाम 45 डिग्री अपार्ट हैं। तो अगर ये यहाँ पे इस तरीके से डायगोनल से आया होगा तो इसका मतलब है यहाँ से ये उठ के किस तरह हो गया, ये 45 डिग्री ऊपर की तरफ चला गया। तो 45 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज गया है। फिर उसके बाद देन अगेन मैं फॉर एग्जांपल थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ, एक पैटर्न इसी के अंदर देखता हूँ। तो मेरे पास अब ये पूरा 90 डिग्री, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे था तो ये 45 डिग्री का टर्न हुआ, फिर 45 डिग्री का टर्न हुआ, तो फिर डायगोनली ऐसे पड़ा हुआ है तो 90 डिग्री का टर्न हुआ। फिर उसके बाद यहां से दोबारा नीचे की तरफ आऊंगा तो ये मेरे पास 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, यानी अब कितना गया है 135 डिग्री डाउन की तरफ चला गया। अच्छा, तो यहां से हुआ क्या कि मेरे पास ये ऐसे पहले लाइन हॉरिजॉन्टल था, फिर 45 डिग्री का टर्न, फिर 90 डिग्री का टर्न, फिर 145 डिग्री का टर्न आया। तो अगर यही पैटर्न मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम है, ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका फिर दूसरा बेहतरीन हल ये है कि हम इसको क्वाड्रेंट वाइज देखें। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेंट वाइज देखता हूं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्टिव से मैं बात करूं, तो आप लोग भी इसको रिलेट करेंगे, आपके पास ये सामने ओपन होनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज दिस वन, ठीक है? और अब मैं हर एक पिक्चर के फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर जो मैच स्टिक है उसको रिलेट करने जा रहा हूं। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे है, ठीक है, लाइक दिस, और फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऐसे हो गई, यानी 45 डिग्री टर्न हुआ है। और किस तरह टर्न हुआ है, ये क्लॉकवाइज हुआ है। फिर उसके बाद देन अगेन 45 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ है, फिर देन अगेन 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और नेक्स्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, हम यहाँ पे वो फिगर भी ड्रॉ करते रहते हैं साथ साथ ताकि हमें आइडिया होता जाए। तो ये हमारे पास 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब जाएगी इससे आगे तो वो मेरे पास कुछ ये फिगर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने लिखता हूं कि 45 डिग्री रोटेशन चल रही है, किस तरह, क्लॉकवाइज चल रही है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट का देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह है, सेकंड क्वाड्रेंट में इट इज लाइंग हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, फिर उसके बाद 90 डिग्री हो गया, ठीक है? और रोटेशन अगर मैं देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज है, फिर 90 डिग्री हो गया, फिर सेकंड 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। नाउ दिस हैज टू बी अपवर्ड, लास्ट लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं लिखता हूं तो वो मैं क्या लिखूंगा, यानी उसका पैटर्न क्या है, 90 डिग्री है बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
आई होप सो ये क्लियर होगा। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ ये मेरे पास क्या था, सेकंड था, और ये मेरे पास क्या है, थर्ड है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये डाउनवर्ड है तो फिर यहां से किस तरह जा रहा है, इस तरह 45 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री हुआ, फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, और ये मेरे पास देन अगेन क्या आएगा, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, लाइक दिस हो जाएगा। दिस वुड बी द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं दोबारा देखूं तो मेरे पास ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न कर रहा था। तो जब ये क्लियर हो गया है तो लास्ट मेरे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा, which says if it is like this way, तो फिर उसके बाद यहां से ये 45 डिग्री हुआ और फिर ये 45 डिग्री मजीद हुआ, तो फिर ये फिगर पड़ी हुई है, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ है। तो यहाँ पे मैं फोर्थ का ऊपर लिख देता हूँ, फोर्थ इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सो मेरे पास यहाँ पे दो जो क्वाड्रेंट्स थे, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जा रहे हैं और 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट मूव कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर ऐसे है, फिर ये ऐसे 90 हो गया, फिर ऐसे 90 हो गया, और फिर उसके बाद देन अगेन 90, और फिर उसके बाद देन अगेन 90, इट शुड बी लाइक दिस वे। तो मैं ऑप्शंस को साथ में मैच कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास इन दी एंड फिगर आ गई है। तो अगर मैं रिलेट करूं तो मेरे पास जो राइट आंसर है दैट इज प्रेजेंट इन इसको अगर हम देखें डेल्टा ऑप्शन के अंदर, ये हमारी ठीक रोटेशन है, फिर इसके बाद ये रोटेशन है, फिर उसके बाद ये रोटेशन है, और उसके बाद फिर रोटेशन, अच्छा ये लास्ट रोटेशन ये थी, तो इससे आगे 90 जाना था, तो 90 से आगे जाएंगे तो इट वुड बी लाइक दिस वे, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। नाउ दिस फिगर इज मैचिंग विद माय फोर्थ ऑप्शन व्हिच इज डेल्टा ऑप्शन, ठीक है, एज पर द पैटर्न जो कि मैंने ये सारा आपको बताया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो व्हिच इज 19 क्वेश्चन। ये आपके पास कुछ रेक्टेंगल्स बड़े में और रेक्टेंगल्स के अंदर डॉट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से ऊपर वाले रो के हिसाब से चेक करता हूं, तो मेरे पास 3 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं और 1 डॉट है, और फिर यहां से अगर मैं डायगोनली आता हूं तो देन अगेन ये पैटर्न डॉट्स का फॉलो अप हो रहा है, 1 रिवर्स ऑर्डर में, 1 2 और 3। तो यहां से अगर मैं इस तरफ जाऊं तो मेरे पास जो फिगर बननी चाहिए वो कुछ यूं होनी चाहिए, ये तो उसने दिया हुआ था। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। ये मेरे पास 3 डॉट्स यहाँ पे होंगे, 2 डॉट्स यहाँ पे होंगे और 1 के वहां पे उसने दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं देखूं तो फिगर थोड़ी सी कंप्लीट कर लेते हैं दोबारा। जी लास्ट में आपके पास 1 और वेकेंट ही था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से जाता हूं सेकंड रो से, तो सेकंड रो से 2 1 और ये फिर ब्लैंक है, वेकेंट है, फिर ये इस तरह डायगोनली मूव हो गया है, फिर देन अगेन ये रिवर्स ऑर्डर में फॉलो हो रहा है, वेकेंट 1 और 2 हो रहे हैं, फिर यहां से डायगोनली ये फॉलो होगा, तो डायगोनली फॉलो होगा रिवर्स ऑर्डर में उसी तरीके से 2 डॉट्स 1 डॉट और फिर वेकेंट होना चाहिए। हम इसको एक और पैटर्न से भी देख सकते थे। अब ये मेरे पास जिसमें ऑप्शन में है वो राइट आंसर है एज पर द पैटर्न। एक और पैटर्न देखें, ये 3 और 2 डॉट्स टोटल कितने हैं, 5 डॉट्स, ये 2 और 1 कितने डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं, ये 1 और वेकेंट यानी 1 + 0 1 डॉट। फिर उसके बाद ये कितने डॉट्स हैं, 1 डॉट हैं, ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 5, तो 5 3 1 और फिर आगे यही रिवर्स ऑर्डर में फॉलो हुआ 1 3 5। तो आगे अगर 1 3 5 यही रिवर्स ऑर्डर में फॉलो हुआ है तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में फॉलो होना चाहिए, दैट इज 5 3 एंड 1 ओवर हियर। तो दोनों पैटर्न से ही अगर आप देख लें, चाहे आप रो वाइज चेक कर लें फिर डायगोनल हो जाए या फिर उनके सिंपली डॉट्स को काउंट कर लें, तो दोनों से ही एक ही राइट आंसर आएगा। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये 2 वर्टिकल लाइंस हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वो कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल थी ये बैक पे चली गई है और ये वाली जो है अहेड आ गई है यानी फॉरवर्ड में आ गई है, लेकिन आई किस तरह है, ये अगर बैक पे जा रही है तो इट इज वर्टिकल और ये अगर फ्रंट पे आ रही है तो दीस 2 लाइंस जो पैरेलल लाइंस थी ये हॉरिजॉन्टल बनी हुई है। तो ये मेरे पास एनालॉजी का क्वेश्चन था जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड का एक रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स
ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेसिकली 90 डिग्री टर्न हो रही है, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह आ जाएगी बैक पे। और ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इसको देखूं तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ आ रही है और इट इज लाइंग हॉरिजॉन्टल इन द सेम वे एज। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन चेक करूं, अब इसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास आगे और पीछे की तरफ था, तो हमने उनकी पोजीशंस को चेंज किया और उनकी जो लाइंस थी उनको ऑपोजिट कर दिया, यानी जो वर्टिकल थी हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब यहाँ पे टॉप और बॉटम है, तो इसके लिहाज से भी वही चेंजिंग हो सकती है कि लाइकवाइज अगर इसको मैं आगे की तरफ लेकर आना चाहता हूँ इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को, तो वो वर्टिकल के तौर पे आगे आ जाएंगी, और दिस शुड गो एट द बैक, ये वन वर्टिकल लाइन बैक पे जाएगी, लेकिन किस तरीके से, लाइक दिस, सो यू विल बी गेटिंग अ शेप ऑफ अ पाई, ठीक है। तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा इन दिस केस बीटा हो जाएगा, और प्रीवियस 19 का आंसर अल्फा हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ पे 20 क्वेश्चंस की डिस्कशन एंड होती है। इफ समवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीस क्वेश्चंस तो वो पूछ सकता है, और इफ यू वांट टू आस्क प्लीज रेज योर हैंड। जी सुमैया बच्चे। सर आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि सर अभी जो आपने लास्ट वाले 14 के बाद करवाए हैं सर, ये जब मैंने सोल्व किए तो सर एलएमएस पे सारे ठीक थे सर, लेकिन मुझे रीजन नहीं पता होती कि कैसे ठीक है, लेकिन ये समझ आ जाती है कि पैटर्न क्या है। तो आपको वहां पे आंसर्स मेरा नहीं ख्याल कि आपको विजिबल होंगे, तो आंसर्स तो मैंने यहाँ पे विजिबल किए हैं। अब आप रिलेट कर लो कि आपने किस तरह किया और मैंने किस तरह किया। अगर हम दोनों का मेथड सेम ही है तो इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। सर आंसर्स तो सेम आए सर, लेकिन मेरी लॉजिक थोड़ी चेंज होती है आपकी लॉजिक से। तो आप मुझे बताएं, मुझे मेरे भी नॉलेज में इजाफा करें अगर आपकी लॉजिक कोई और है। मैं एज ए टीचर मेरा काम तो ये होता है ना सुमैया कि मैं आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल वे के अंदर आपको आंसर ला के दूं, ना कि डिफिकल्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि सर की अप्रोच ठीक है कि मेरी अप्रोच ठीक है, इतना तो डिफरेंशिएट आपको करना चाहिए। यस सर। ठीक है, सर मतलब किसी मेथड से भी करें और आंसर ठीक है तो वो ठीक होगा। नहीं, देखें मैं यहाँ पे बार बार बात करता हूँ कि सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बता दो, फॉर एग्जांपल ये एनोलॉजी का था, वो एनोलॉजी का था, ये एनोलॉजी है, ये दो क्वेश्चंस किसके थे, सीक्वेंस के थे, और ये ऑल्टरनेटिंग पैटर्न का था। तो हमारे पास हमने देखा 3 क्वेश्चंस एनोलॉजी पे हो रहे थे और 3 क्वेश्चंस हमारे पास सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो जो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसके ऊपर टेक्निक उसी तरीके की पहले अप्लाई करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई मेरे स्टूडेंट्स इस तरह भी करते हैं कि फर्स्ट 2 इसको भी एनोलॉजी के साथ करने की कोशिश करते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, दैट टेक्निक वुड बी रॉन्ग। अब आई डोंट नो कि उससे आंसर ठीक आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं टेक्निक को गलत कहूंगा। वो फर्स्ट 2 का कंपैरिजन करते हैं, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ का करते हैं, और फिर फिफ्थ का कंपैरिजन करते हुए 6 निकालते हैं। तो मैंने तो आपको एनोलॉजी का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि जिसके अंदर 6 वर्ड्स आ रहे हो, ठीक है, दिस इज टू दिस, देन दिस इज टू दिस, देन दिस इज टू व्हाट। मैंने तो सिर्फ 4 का बताया ना आपको कि if this is to this तो फिर थर्ड इज टू फोर्थ क्या होगा, ठीक है। तो जो बाकी आपके पास 4 से भर जाते हैं उसके अंदर कोशिश किया करें कि सीक्वेंस लगाएं, और अगर एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर वो एनोलॉजी से नहीं होता तो फिर इट इज बेटर और एडवाइजेबल कि आप उसके अंदर फिर सीक्वेंस का पैटर्न लगा लें। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जी मरियम राशिद सर 20 वाला एक्सप्लेन करते थे। सॉरी 20 वाला? यस सर। 20 वाला बहुत सिंपल था मरियम, अगर आप गौर करो तो आपके पास 2 यहाँ पे कौन सी लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, और अहेड आपके पास कौन सी एक लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये 2 पैरेलल लाइंस वर्टिकल हैं और एक लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ जा रही है, बैक पे जा रही है, और किस तरह हो रही है, वर्टिकल हो रही है। और ये दोनों जो आपके पास पैरेलल लाइंस थी हॉरिजॉन्टल, ये अहेड आ रही है, आगे की तरफ आ रही है, और ये क्या हो रही है, पैरेलल भी हो रही है और हॉरिजॉन्टल हो रही है। यही काम मैंने यहाँ पे करना था। यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच चेंज हो जाती है, यहाँ पे वो अहेड और बैकवर्ड यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिहाज से चलेगा, और यहाँ पे टॉप और बॉटम के लिहाज से चलेगा, क्योंकि हमने उसका ऑपोजिट ही करना है। तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बैक पे थी यानी टॉप पे थी, ये बॉटम पे आ गई, और किस तरह होकर आई,
कि उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया कि हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकल हो गई, और ये एट द बैक जा रही है तो क्या हो जाएगी, यानी ये वर्टिकल थी एट द बैक यानी एट द टॉप जा रही है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जी मरियम क्लियर हो गया? ओके वसीम क्वेश्चन है तो कोई पूछ लो। सर ये फर्स्ट 15, 16 और 17 का समझा दे सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, नेटवर्क का मसला था सर। 15, 16, 17 तीनों? जी सर, बाकी 3 समझ आ गए। अच्छा आपने ये वैसे सॉल्व किए हैं अपने एंड पे? नहीं सर, वो अब ये तो टेस्ट था ना बच्चे, मैंने तो डिस्कशन करवानी थी, तो आप फिर भी देख लो, मैं आपके लिए बता देता हूं कि ये हमारे पास सिंपल बेस्ड क्वेश्चन था और सिंपल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये 4 सेगमेंट्स दिए हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क दे रहा था, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट 2 सेगमेंट्स को सिर्फ कवर किया। अब ये वाला जो पहला मेरे पास सिंबल है, इससे मैंने देखा कि यहाँ का पहला सिंबल क्या हो रहा था, ये अगर आपके पास राइट वर्ड फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट वर्ड कर रहा है, ये सेकंड वाला सिंबल बिल्कुल एज इट इज रहा, और ये दोनों सिंबल्स अगर राइट वर्ड फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे वो दोनों सिंबल्स आएंगे लेकिन वो राइट वर्ड फेस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो बी था, ये सिंबल था, ये यहाँ पे इसका ऑपोजिट होना था क्योंकि यहाँ पे इसका ऑपोजिट हुआ था, तो हमने इसका ऑपोजिट ही देखा, ये गिवन था, और यहाँ पे ये जो बी था ये सेम ही रहा, और फिर ये दोनों जो बी थे इसी का पैटर्न वो पूछ रहा था, तो ये दोनों बी अगर लेफ्ट वर्ड हैं तो नेक्स्ट दोनों बी राइट वर्ड आ जाएंगे। Then we have this question, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन था, एनालॉजी के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे और उसके अंदर सिंबल्स दिए हुए थे, लाइकवाइज माइनस, सर्कल, इक्वल और प्लस, और फिर इक्वल, मल्टीप्लाई, माइनस और सर्कल था, और यहाँ पे थर्ड के अंदर वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा है, पर अब हम पहले पैटर्न देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि माइनस ऑपोजिट की तरफ आ रहा है और इक्वल उससे ऑपोजिट की तरफ आ रहा है, तो माइनस इंटरचेंज हो गया डायगोनली, ठीक है, डायगोनली, तो माइनस इधर आ गया और इक्वल इधर आ गया, और प्लस जब इस तरफ डायगोनली गया है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है, ये बात याद रहे, मैंने कहा है कि छोटी मोटी डिटेल्स आपने गौर करनी है, और सर्कल इस तरफ आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा और वो सर्कल ही रहा। फिर इसी तरीके से ये आपके पास फिगर कुछ इस तरह हो गई है कि उसने कोऑर्डिनेट एक्सेस थोड़े से टिल्ट कर दिए हैं, लेकिन वहां पे घबराने की बात नहीं है, सिंबल्स आ रहे हैं और यहाँ पे सिंबल्स ऑपोजिट इंटरचेंज हुए थे तो यहाँ पे भी ऑपोजिट इंटरचेंज कर देंगे, तो इक्वल टू आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और माइनस राइट साइड पे चला जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर सर्कल था वो अपवर्ड चला जाएगा और प्लस जो था वो चेंज होके किसमें, मल्टीप्लाई में चेंज होकर आएगा। तो ये थोड़ा सा आई कैचर के तौर पे था कि यूजुअली बच्चे जो हैं इसको मिस कर जाते हैं, लेकिन आपने मिस नहीं करना। देन वी हैव 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन एक ऑल्टरनेटिंग पैटर्न था, ये मेरे पास 4 सर्कल्स थे, उनका पैटर्न क्या था, गैप है, 2 डॉट हैं, कट इस तरह लगा हुआ है और इस तरह लगा हुआ है, फिर गैप बॉटम पे है, 2 डॉट्स नीचे हैं और फिर कट इस तरह लगा हुआ है और इस तरह लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट आगे ये दोनों उसने दिए हुए थे फिगर में, अगर आप गौर करो तो ये आपके पास गैप है और ये कट इस तरह लगा हुआ है, यानी वही चीज रिपीट हो रही है जो पहले सेगमेंट में थी, तो इसी वजह से तो इसको अल्टरनेटिंग कह रहा हूं। तो अब ये रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है इसके दोनों दरमियान वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे इन द सेम पैटर्न। जी आई होप सो ये क्लियर होगा। जी सर। सईदा नूरुस्सबा, यू हैव अ क्वेश्चन। जी सर, मुझे इन क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो एलएमएस पे दूसरा टेस्ट है ना उस पे थोड़ी कंफ्यूजन है, क्या आप वो क्वेश्चन करवा देंगे मुझे? आप क्वेश्चन, हाँ जी, वो सिंबल सीरीज से रिलेटेड है? जी सर, वो सिर्फ सिंबल सीरीज से, और जो उसमें आपने कोई टेक्निक बताई नहीं थी, मतलब वो मुझे उसको पता ही चला, एप्लीकेबल कोई नहीं होती थी, वो क्वेश्चन 8 और 9 है, समझ नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, चले मैं आपकी आसानी के लिए वो करने की कोशिश करता हूँ। ऑल आई नीड टू डू इज कि मुझे वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कैन यू सी द क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करें। हाँ जी, अगर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो कि आपके पास 1 2 3 4 5 हैं सेगमेंट्स दिए हुए, 5th के अंदर उसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है ना जिसके अंदर मल्टीप्लाई, इक्वल, सर्कल और स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस ओनली, कि यहाँ पे पहले सेगमेंट के अंदर देखो तो सर्कल को से एरो लगाओ टॉप के ऊपर, यानी वो सर्कल जो है वो मल्टीप्लाई की तरफ चेंज हो जाएगा। ओके। सर्कल जहां पे है
नेक्स्ट फिगर के अंदर जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जहां पे है वहां पे वो चेंज होके जहां पे सर्कल है वहां पे आ जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है नेक्स्ट फिगर के अंदर? जी 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 समझ गई। ठीक है, और उसके बाद देखो सेकंड फिगर से, अब मल्टीप्लाई और सर्कल एज इट इज रहेंगे और इक्वल टू और स्क्वायर इंटरचेंज होंगे। जी सर, देखा आपने, नोट किया? जी जी मल्टीप्लाई और सर्कल एज इट इज रहे और इक्वल और स्क्वायर इंटरचेंज हो गए। नो मैटर कि वो कहां पे अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी उनको करने दो। फिर नेक्स्ट देखो, देन अगेन मल्टीप्लाई और सर्कल दोबारा यही पैटर्न फॉलो होगा कि ये इंटरचेंज होंगे और बाकी स्क्वायर और इक्वल एज इट इज रहेंगे। ऐसा हुआ? जी सर। नाउ यू आर इन द फिफ्थ सेगमेंट। अब फिफ्थ सेगमेंट में हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्क्वायर को और इक्वल को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरचेंज होंगे। तो आपके पास अगर ये मिडल के अंदर था, ठीक है, पहले लेफ्ट पे था, मिडल में आया, राइट पे हुआ, फिर राइट फिर लेफ्ट पे आ गया, फिर मिडल में आया, और अब कहां होना चाहिए? इसको एट द राइट होना चाहिए। तो इंटरचेंज करते हुए अगर तुम पैटर्न बनाओगी तो पहले पे तुम्हारे पास मल्टीप्लाई, दूसरे पे इक्वल, तीसरे पे सर्कल और चौथे पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर। इन दिस वे यू विल गेट द राइट आंसर इन बीटा। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, अच्छा नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 उसके अंदर ना उसने तुम्हें सोल्यूशन भी आई गेस शो हो रहे होंगे हिंट्स की तौर पे ना। तो अगर सोल्यूशन तुम्हें शो हो रहा है तो उसके अंदर पूरा उसने एक नंबर्स का ग्रिड बनाया हुआ है। कैन यू सी? यस सर, जी आई कैन सी। अच्छा अच्छा, वो ग्रिड जो तुम बनाया हुआ है उसने, वो बेसिकली क्या बता रहा है कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सारे नंबर्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो यहाँ पे जो कलरिंग कर रहा है ना, जो शेड कर रहा है फर्स्ट से सेकंड के अंदर, वो कैसे कलरिंग कर रहा है कि फर्स्ट से सेकंड के अंदर जा रहे हैं तो 2 और 3 जो पोर्शन है ना उसके अंदर उसको शेड कर दिया उसने। रिलेट करो जरा एक्सप्लेनेशन के साथ भी कि 2 और 3 जहां पे उसने लेबल किया हुआ है, 2 और 3 को उसने शेड कर दिया है। यानी इन द फर्स्ट सेगमेंट एक पार्ट शेड था, सेकंड सेगमेंट में 2 पार्ट शेड हो गए हैं, थर्ड सेगमेंट में अब देखो वो 3 पार्ट्स को शेड कर रहा है। वो 3 पार्ट्स कौन से थे? 4 5 6 थे। जी सर। ठीक है, और उसके बाद ये पैटर्न दोबारा फॉलो करता है। उसके बाद फिर क्या करता है? सिर्फ एक पार्ट को शेड करता है विच इज 7 ओनली। फिर उसके बाद 2 पार्ट्स को शेड करेगा, 8 और 9 दोनों को शेड किया। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 पार्ट्स को शेड करना है, 10 11 और 12। तो जब 3 पार्ट्स को शेड करेगा तो तुम्हारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले एक पार्ट शेड, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, लेकिन किस ऑर्डर में शेड कर रहा है? जिस तरीके से उसने एक्सप्लेनेशन में नंबरिंग दी हुई थी। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक्स अ लॉट। ओके, वेलकम। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। बिलाल, क्वेश्चन है कोई? सर क्वेश्चन की तो समझ आ गई, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है या क्लॉकवाइज। सर इसमें डिफरेंस बता दें। देखें, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स के अंदर तो इस तरह की रोटेशन तो चलती रहती है। कुछ मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और फिर वो थंब रूल भी आई गेस आप लोग पढ़ते हैं। तो उसके अंदर इसी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही होती है। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे चलती है। आप घड़ी पहनते हो, घर में वॉल क्लॉक है, आप वहां से थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे हो रही है, और क्लॉकवाइज के ऑपोजिट क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये कैसे पता चलता है? मुझे भी नहीं पता चलता सीरियसली बिलाल। मुझे पता कैसे चलता है? मैं जब फर्स्ट से सेकंड फिगर को देखता हूं तो मैं सिर्फ रोटेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन ही है ना, लाइक दिस, ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, मैं उसके ऊपर जाके रख देता हूं और उसको जाके रोटेट करवाने की कोशिश करता हूं, लाइक दिस। ठीक है, अगर वो मेरे पास क्लॉकवाइज हो रहा है तो मैं क्लॉकवाइज कह देता हूं, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कह देता हूं। अब वो कितने की रोटेशन हो रही है वो मैं साथ में नोट कर लेता हूं। आई होप सो ये थोड़ी सी टेक्निक वर्कआउट करेगी। क्यों बिलाल? जी, उमामा ताहिरा, यू हैव अ क्वेश्चन। उमामा। सर जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि पहले 1 वाले और 3rd वाले को देखें और हम क्लॉकवाइज से 90 के एंगल पे रोटेट करें, और फिर सेकंड वाले को, मतलब 4th वाला क्वेश्चन मार्क था उधर, और उसको सेकंड वाले को देखते हुए उसको भी ऐसे ही हम रोटेट कर दें, तो आंसर उसे सेम आएगा? सर ये यस सर, आंसर सेम आ रहा है।
हाँ ठीक है, लेकिन मैंने ये बताया है कि गो विद द एनोलॉजी। जो 3 सेगमेंट्स वाले हैं पहले उनको एनोलॉजी से करके देखो, अगर एनोलॉजी वर्कआउट कर जाती है वेल एंड गुड, इफ नॉट देन गो विद द पैटर्न। पहले पूरा फ्लो में पैटर्न देखो और फिर नहीं होता तो फिर ऑल्टरनेटिंग देखो कि फर्स्ट और थर्ड को देख लो और फिर सेकंड से फोर्थ बना लो, ठीक है। लेकिन पहली टेक्निक क्या है, एनोलॉजी है। प्लीज स्टिक टू दैट। ओके 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 सबाहत, यू हैव अ क्वेश्चन। सबाहत अकमल। जी सर, वो मैंने ना पूछना था सिंबल्स, ये सॉरी इस वाली जो सीरीज में से ना जो नोट्स में से क्वेश्चन पूछना था सिंबल सीरीज में से। जी पूछें, जल्दी पूछें। क्वेश्चन नंबर 18 का मुझे 18 का बता दें किस तरह से करना है। अल्फाबेट्स के 18 का क्वेश्चन। नो सर सिंबल सीरीज में से। सिंबल सीरीज का 18 क्वेश्चन। लेट मी ग्रैब माय, ओके आई हैव दैट क्वेश्चन। मैं हिंट बताऊंगा, ठीक है, रिलेट करना उसके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 वो शेडेड पोर्शन वाला था, राइट? हाँ जी हाँ जी। पहला अगर आप देखो तो वो जो शेड हुआ हुआ है उसके ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो एक पोर्शन यानी एक पार्ट छोड़ा है, तो फिर उससे नेक्स्ट वाला शेड कर दिया गया है नेक्स्ट फिगर में। ऐसा है कि नहीं? जी सर। और फिर सेकंड से थर्ड में देखो तो फिर दो पार्ट्स ट्रायंगल के थे वो लीव किए गए हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट को यानी थर्ड को शेड किया गया है। तो पहले एक पार्ट को लीव किया था और फिर शेड किया था, नेक्स्ट में 2 पार्ट्स को लीव करके फिर शेड कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट से थर्ड से फोर्थ में देखो फिर एक पार्ट को लीव करते हुए नेक्स्ट को शेड कर रहा है, उससे वेरी नेक्स्ट इमीडिएट। और फिर फोर्थ से फिफ्थ जा रहा है तो फिर 2 पार्ट्स को लीव करके वो जो नेक्स्ट आएगा उसको शेड करेगा। तो ये बेसिकली 1 लीव 2 लीव यानी एक छोड़ के 2 छोड़ के, एक छोड़ के 2 छोड़ के, एक छोड़ के 2 छोड़ के, इस तरह शेड होगा। तो जब आपके पास 5वीं फिगर में आप पहुंच गए हो तो उससे वेरी नेक्स्ट जो एक पार्ट है उसको लीव कर दोगे और उससे नेक्स्ट पार्ट को शेड करोगे तो आपके पास राइट आंसर 4 बन जाएगा। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। नूरुल हुदा क्वेश्चन है। नूर, यस नूर, आई कैन हियर यू। सर जी बच्चों। 8 है ना सर, उसके सॉल्यूशन बता दें। जी किसकी? सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8। कैन वी डिस्कस इट वर्बली? ओके सर, ठीक है, हम वर्बली डिस्कस करते हैं। आपके पास वो क्वेश्चन होना चाहिए सामने ओपन, ठीक है? तो अल्फा न्यूमेरिक का यू आर आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो फॉर एग्जांपल मैं वेरी फर्स्ट अल्फाबेट लेता हूं, नंबर लेता हूं, दैट इज 2, और नेक्स्ट में वो क्या है 4 है, फिर नेक्स्ट में क्या है वो 12 है। ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा, और फिर 4 को आगे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। तो पैटर्न कुछ समझ में लगी कि 2 into 2 दैट इज 4 और 4 into 3 दैट इज 12, तो फिर 12 से आगे मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए, तो ये 48 आ जाएगा, ठीक है? और फिर अल्फाबेट्स को देखो तो 1 है, 4 है, 7 है, यानी 3 का गैप से आगे आ रहे हैं, तो 7 + 3 करेंगे 10 होगा तो J आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 11 से 13 की तरफ गया हूं तो कितना +2 किया है, 13 से आगे 17 + 4, और फिर 17 से आगे +6 भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है, ठीक है? प्रीवियस का डबल भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या करता हूं यहाँ पे पहली assumption के साथ जाता हूं, 17 + 6, तो वही वर्कआउट कर जाएगी तो 23 आ जाएगा। तो 48 J 23 विल बी द राइट आंसर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी शोएब अजीज, यू हैव अ क्वेश्चन। सर आपने कहा था कि अगर पहले हम लोग पैटर्न है उसमें पहले हम लोग एनालॉजी यूज करेंगे फिर सीक्वेंस। इन केस अगर हम लोग करें कि उसमें दोनों एनालॉजी और सीक्वेंस दोनों से वो हल हो रहा है लेकिन डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो फिर भी हम लोग एनालॉजी को प्रेफर करेंगे? एनालॉजीज को प्रेफर करेंगे। लाइकवाइज मुझे बताना पसंद करेंगे कि ऐसा किस क्वेश्चन में हो रहा है पर्टिकुलरली? हाँ सर, मैंने इस तरह देखा तो नहीं फिलहाल, लेकिन देखें 18 में अगर हम लोग 4 बॉक्सेस कर लें तो उसमें अगर दोनों से हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है लेकिन दोनों से हो रहा है, तो उस क्वेश्चन नंबर 18 लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज, राइट शोएब? ये जो सर आपने बोर्ड पे किया हुआ है,
जो मैंने बोर्ड पे किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 18 में तो एनालॉजी लगती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर 5 उसने क्या फिगर्स दी हुई है और वो ही इज आस्किंग अबाउट द 6th वन। तो एनालॉजी तो इसमें लगानी ही नहीं है बच्चे। एनालॉजी इज ओनली एप्लीकेबल टू द 4 सेगमेंट्स। 4 बॉक्सेस हो, ठीक है। और अगर इस तरह का सीक्वेंस दे दे तो फिर उसको पहले सीक्वेंस में करके देखना है और फिर दूसरी टेक्निक ये है कि ऑल्टरनेट करके देख लो, यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ करके देख लो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और एक और शोएब, एक और बात याद रखो, ठीक है। एक और बात यह है कि वो जो दोनों सीक्वेंसेस चल रहे होंगे ना, 1, 3rd और 5th और 2nd, 4th और 6th, उन दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम मुझे कहो कि सर 1, 3rd और 5th में पैटर्न चल रहा है या फिर 2, 4, 6 के अंदर पैटर्न चल रहा है, तो आंसर ये होना चाहिए। अब अगर 2, 4, 6 के अंदर पैटर्न तुम चला लेते हो और 1, 3, 5 में तुम नहीं चला पाते, तो इसका मतलब है ये पैटर्न सही नहीं है। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्योंकि सीक्वेंस का क्या काम होता है कि आगे बढ़ना, सिर्फ ये नहीं होता कि राइट आंसर ही लेकर आना। समझ रहे हो? जी। थैंक यू। वी हैव अलीना गफूर विद अस। जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने सिंबल सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट जो था सिंबल सीरीज में, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 पूछना। जी श्योर। अब I think so अलीना, ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट अनदर यूनिट एज वेल, बिकॉज इसके बाद आपके पास 4 दिन का गैप होगा और 4 दिन के गैप के अंदर मैं आपको कुछ अगले यूनिट के बारे में स्टडी के लिए देकर जाना चाहता हूँ। यू आर आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 राइट, जिसके अंदर वो कुछ डिजिट्स बने हुए हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर तुम्हारा निकल क्या रहा है वैसे? अल्फा आंसर है वैसे। हाँ, अल्फा ही राइट आंसर है। अगर तुम्हारा अगर उसमें चार्ली अगर वो बता रहा है तो चार्ली उधर गलत लगा हुआ है। मैं उसको करेक्ट करवा दिया था वैसे मैंने। सर वैसे पैटर्न बता देना ये कैसे हो रहा है। जी श्योर श्योर, समझ नहीं है। श्योर श्योर श्योर। आई नीड टू गो ऑन द बोर्ड फॉर दिस। ये मेरे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन था लाइक दिस, और ये एनालॉजी बेस ही था, ठीक है। और फिर लाइक this, then this, फिर ऐसे, ऐसे, और ऐसे, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ इन दोनों का पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। और इससे आगे चेंज किस में हो रहा है? 3, 2 में आ रहा है। लाइक दिस। तो मैं इन दोनों का पैटर्न तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि इन दोनों में क्या हो रहा है। सेम तुमने अप्लाई करना होगा 3rd से 4th में। कैन यू सी कि यहाँ पे ये वाली लाइन रिमूव हुई है और ये वाली लाइन भी रिमूव हुई है, तो फिर यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है? 3 पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन। इन द सेम वे यहाँ पे 6 के अंदर ये वाली लाइन रिमूव हुई है और ये डायगोनल में ये वाली लाइन रिमूव हुई है। तो देखो तुम यहाँ पे और यहाँ पे कोई लाइन नहीं पड़ी हुई 2 के अंदर, लेकिन एक लाइन यहाँ पे मजीद इजाफी यहाँ पे वो ऐड करेगा। तो देखो नेक्स्ट 2 के अंदर वो लाइन ऐड हुई हुई है। तो यही पूरा सीक्वेंस दोनों डिजिट्स का जब तुम अप्लाई करोगी 3rd से 4th के अंदर, तो तुम्हारे पास राइट आंसर अल्फा ही बनता है। रिलेट करा लोगी कि करवा दूं? सर करवा दे। जी मैं करवा देता हूं। मुझे लगता है आज हमने यही डिस्कस करना था। चलें इसी बहाने हमारा ये चैप्टर अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। Then we have in the same pattern 65 लिखा हुआ है, I think so, yes. ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ थोड़ा सा वाज़ेह। तो this is 65 actually, ठीक है। Like this one, ठीक है। तो इसमें भी वही काम करूंगा कि मेरे पास सबसे पहले ये जो पहला डिजिट था इसके अंदर ये वाले 2 मैं रिमूव कर दूंगा। तो जब ये वाले 2 रिमूव करूंगा तो मेरे पास ये लाइन इस तरह बनेगी और फिर एक नीचे लाइन आएगी और फिर ये लाइन आएगी और ये लाइन, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे डायगोनल पे मूव करूंगा और यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो डायगोनल पे जब मैंने रिमूव किए तो मेरे पास कुछ पैटर्न इस तरह का बन रहा था लाइक दिस, और यहाँ पे एक लाइन और ऐड भी कर दी। तो मेरे पास अगर मैं इसको रिलेट करूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पास किससे रिलेट कर रहा है? बिल्कुल अल्फा ऑप्शन से रिलेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
जी क्लियर है सबको? ओके सर, जी सर, थैंक यू। ओके, सुमैया आपका कोई क्वेश्चन है दोबारा? सर क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 किसका बच्चे? सर सैंपल सीरीज टेस्ट जो था, प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ यस हाँ, सर। उसके अंदर देखो, उसके अंदर अगर मैं तुम्हें रिलेट करूं सिंपली, तो आपके पास पहले 2 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है और फिर चौथा सेगमेंट है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ये कहता हूं कि मैं थोड़ा सा रिलेट करके चलूं विद द सीक्वेंस, ठीक है, तो ये सीक्वेंस से भी सॉल्व होता है और मे बी एनालॉजी से भी हो जाए, लेकिन देखते हैं पहले आपके पास कितने पार्ट्स जो हैं वो शेड हुए हैं। पहले सेगमेंट के 2 और फिर नेक्स्ट में 3 हो गए हैं और फिर वो कंप्लीट शेड हो गया है, 4 हो गए हैं। फिर उसके बाद देखें तो 0 पार्ट शेड है, तो 2 3 4 0 हो गया, और फिर उसके बाद देखें फिर 1 पार्ट शेड हो रहा है, फिर 2 हो रहे हैं, फिर 3 हो रहे हैं, फिर 4 हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 4 के बाद प्रीवियस पैटर्न से तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि नेक्स्ट अब कोई भी पार्ट शेड नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद एक पार्ट शेड होना चाहिए। तो जब कोई भी पार्ट शेड नहीं होगा और फिर एक पार्ट शेड होगा, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है? अल्फा में ही प्रेजेंट है, तो वही राइट आंसर होगा। और सर क्वेश्चन नंबर 10 भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट आंसर क्या निकला वैसे? सर राइट आंसर सर सी ऑप्शन है, लेकिन मेरा डी ऑप्शन। सी ही राइट आंसर है। नहीं, सी नहीं निकला आपका? नहीं सर, मेरे पास डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। मैं करवा देता हूँ। वकार, you have a question? Yes, sir. Can you explain the practice test symbol figure series question number 9? I have just explained it to the girl. That was question number 5. No, I have already explained question number 9 as well. In which is that the one? Okay. That's the one with the boxes and stuff like that? This question number 9 is the same question in which you are seeing the shaded parts. The shaded increased in the sequence. Mm-hmm. Okay, I'll explain it to you, but after I'll explain, Sumayya, the last question, which was question number 10. Sure. Okay, thank you. Sumayya, for your better practice, I need to draw it. और I think so कि आज मुझे आप लोग नया चैप्टर, नया यूनिट नहीं पढ़ाने देंगे। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। We will come on next week और फिर उसको एक नए ज़ील और ज़ेस्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारा मेन मकसद एज ए टीचर मेरा यही होना चाहिए कि व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, तो प्रीवियस चैप्टर के बारे में आपको कोई मसले मसाइल नहीं होना चाहिए। तो मेरी मैक्सिमम ड्यूटी यही है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको एंटरटेन कर सकूं, वेदर it belongs to the LMS wale questions or test wale questions or practice exercise wale questions. Now look at the question which Sumayya was asking. Question number 10. So I need to draw it a little bit. 2 और बाकी भी देख लें प्रैक्टिस के लिए। 3, 4, 5 and 6 ये वो पूछ रहा है, और यहाँ पे S है, C है, multiply है, and a shaded square. Then we have C, shaded circle, and S, then X. Then we have a shaded one, C, S, and a new shape introduced, that is a star. Then we have S, star, and a circle, and then a C over there. So SC multiply dot C circle S multiply. I just want to make it sure because इतनी मेहनत के बाद अगर कोई गलत सिंबल बन जाए तो वो रिदम ब्रेक हो जाता है। Yes, now you are having a star over here as well, a shaded circle, S over here, and there is an arrow upward. ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या हुआ क्या।
कि फर्स्ट से अब हमने सेकंड में जाना है, ठीक है, सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो सी मेरे पास किस तरफ मूव कर गया है, टुवर्ड्स लेफ्ट, एस मेरे पास नीचे की तरफ मूव कर गया है, एक्स मेरे पास इस तरफ मूव कर गया है, और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये अपवर्ड मूव कर गया है। तो ये बेसिकली ये सारे ही क्या हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज इन्होंने मूवमेंट ली है। तो सी देखो मैंने इस तरफ एरो किया हुआ है तो सी इधर आ गया, एस मैंने नीचे की तरफ एरो किया हुआ है इस तरफ आ गया, एक्स मैंने इस तरफ एरो किया हुआ है इधर आ गया। तो ये डार्ट जो सर्कल था ये अपवर्ड एरो किया है वो यहाँ पे आ गया। आई होप सो ये क्लियर होगा। फिर यहाँ से हमने नेक्स्ट में जाना है। अब हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पे जो x था, x की जगह क्या आया है, एक न्यू पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं इसको यहाँ पे नीचे एरो करके बता देता हूँ कि न्यू शेप इंट्रोड्यूस्ड। किसकी जगह इंट्रोड्यूस हुई है, वो x की जगह हुई है, और बाकी c सर्कल और s एज इट इज आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी रोटेशन हुई है। कैसे कि ये मेरे पास सर्कल इस तरफ गया, c नीचे की तरफ आया और s इस तरफ चला गया, यानी उनके अंदर जो रोटेशन हुई है वो सिर्फ उन तीनों के दरमियान में हुई है। तो सर्कल को देखो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड करवाया वो ये नजर आ रहा है, सी को नीचे की तरफ एस ये नजर आ रहा है, एस को अगर डायगोनली देखूं तो वो ये नजर आ रहा है। फिर इसके बाद देखूं तो मेरे पास एस इस तरफ है, सर्कल इस तरफ है, सी इस तरफ है और ये अपवर्ड है। तो एस को अगर मैं देखूं तो इस तरफ आ गया, शेडेड नीचे की तरफ आ गया, सी आगे की तरफ मूव कर गया, स्टार अपवर्ड चला गया। फिर देन अगेन यहाँ पे एक नई शेप इंट्रोड्यूस हो गई है जो कि किसकी जगह हुई है, ये सी की जगह इंट्रोड्यूस हुई है, तो न्यू शेप इंट्रोड्यूस। और फिर बाकी जो मेरे पास थे एस स्टार और सर्कल, उन्होंने अपनी पोजीशंस को चेंज किया। स्टार इस तरफ चला गया, ये पड़ा हुआ है, एस नीचे की तरफ आ गया, ये पड़ा हुआ है, सर्कल डायगोनली मूव होगा लेकिन इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज उनकी रोटेशन चल रही है और यहाँ पे आ गया। अब देखो कि न्यू शेप मेरे पास कब इंट्रोड्यूस हुई थी, यहाँ से जब हमने उनकी रोटेशन करवाई और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक न्यू शेप आई थी। फिर हमने एज इट इज रोटेशन करवाई उसी के साथ ही, उसी शेप के साथ, और फिर नेक्स्ट में एक न्यू आपके पास शेप इंट्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे आप इनकी सिर्फ रोटेशन करवानी है। तो रोटेशन के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक डार्क आ जाएगा शेडेड सर्कल, और स्टार मेरे पास नीचे की तरफ चला जाएगा, और एस मेरे पास इधर आ जाएगा और एरो अपवर्ड आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं अपनी फिगर के साथ, अपने आंसर के साथ, तो मेरे पास जो राइट आंसर बनता है which matches this figure as per the pattern, that is Charlie only. I hope so कि आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। यस सबाहत, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैंने एलएमएस पे टेस्ट दिया था, वहां से एक क्वेश्चन है, मतलब वो पहले एक टेस्ट दिया था ना अल्फा न्यूमेरिक का, उसमें से कर लूं? अच्छा मुझे अभी ये वाला क्वेश्चन बताने दो वकार को। वो वाला क्वेश्चन अगर आपने करना है बता दो, मैं हिंट बता देता हूँ, जल्दी से पूछो। सर वो B2CD और फिर ब्लैंक थी, फिर BCD4 B5CD, ये वाला क्वेश्चन है। एलएमएस का क्वेश्चन है ये जी, एलएमएस का, इसकी समझ ही नहीं आ रही। अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है और नंबर याद नहीं है तुम्हें? नहीं, लास्ट वाला आई थिंक सर, 10th वाला। 10th वाला है, लेट मी लोकेट इट फॉर यू। हाँ जी, B2CD BCD4, यस B5CD, उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी तो हुई है। अब वो यही कह रहा है कि B2CD और BCD4 है, B5CD है, BCD। अब देखो सारों में BCD ही चल रहा है, लेकिन ये जो नंबर है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। ये नंबर कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर हम देखें इसको राइट टू लेफ्ट लोकेट करना शुरू करें तो ये 6 पड़ा हुआ है, 6 से एक कम हो रहा है और C की बैक साइड पे चला गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद 5 से एक दोबारा कम हो रहा है और कहां पे आ गया, बिल्कुल राइट मोस्ट के ऊपर आ गया। अब उससे बैकवर्ड जाएंगे तो क्या होना चाहिए, जबकि उसने खुद ही कहा हुआ है बिकॉज द लेटर्स आर द सेम कंसंट्रेट ऑन द नंबर सीरीज which is a simple 2 3 4 5 6 series and follows each letter in order। अब ये आपके पास जो नेक्स्ट आएगा वो यहाँ पे 2 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 किस में आ रहा है, वो आपके पास चार्ली और बीटा में आ रहा है, लेकिन किस ऑर्डर में आएंगे, उसने कहा है एंड फॉलोज ईच लेटर इन ऑर्डर, और नेक्स्ट लेटर को फॉलो करेगा। तो B2CD अगर हम देख रहे हैं तो वो आपके पास नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, BC3D हो जाएगा, क्योंकि C से पीछे पड़ा हुआ है ना 2, तो फिर उसके बाद C से आगे 3 होना चाहिए, और फिर इसी तरीके से BCD उसके आखिर में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है C की बैक साइड से। तो इसका राइट आंसर BC3D बनता है। सर यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाएंगे इसका, मतलब जो नंबर आ रहा है?
नंबर इसके अंदर पैटर्न यही बन रहा है कि सबसे पहले क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है। ये इसी तरह कंसेक्यूटिव चल रहे हैं। अब उसके अंदर पैटर्न क्या चल रहा है कि 2 आ रहा है और 2 के बाद फिर यानी C बैकवर्ड चला गया है और फिर 3 आगे की तरफ, C से आगे की तरफ होना चाहिए, 3 आ गया और फिर D से आगे की तरफ 4 होना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए जो कि फिर दोबारा C की बैक साइड पे होगा, फिर C से आगे नेक्स्ट पे 6 होना चाहिए और फिर आगे अगर पूछता तो D से आगे 7 होना चाहिए था। तो ये बेसिकली C D से पहले, उनके दरमियान और उनके आखिर में उनकी रोटेशन चल रही है। ओके सर, जी थैंक यू अब मैं सर। लास्ट क्वेश्चन वकार के लिए सिर्फ यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। वकार क्वेश्चन नंबर 9 you were asking, right? If I can draw it for you over here. Like this. Okay. अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ना सेपरेट करके बनाता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा ना रिलेट करने में आसानी हो, नहीं तो एक खिचड़ी सी पक जाएगी और वो हम नहीं पकाना चाहते। आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन ऐसे था और ऐसे भी था। ठीक है, अब मैं बारी बारी क्या करता हूँ वकार, इनके पार्ट्स को शेड करता हूँ एज पर दोस्त जो कि यहाँ पे शेड हुए हुए थे। ठीक है, पहले फिगर में अगर देखो तो सिर्फ ये वाला पार्ट शेड हुआ हुआ है, यानी आई कैन कंसिडर इट के सिर्फ ये एक पार्ट मेरे पास शेड हुआ हुआ है। नेक्स्ट के अंदर इसके अलावा जो बच गया है मेरे पास वो क्या है, एक ये बचा है और एक ये बचा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये सारा शेड कर दूंगा, यानी ये सारा शेड हो रहा है और इसका हाफ शेड हो रहा है। यानी मैं अगर इसको एक पार्ट कंसिडर करता हूं, इसको दूसरा पार्ट, इसको तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट है, हर एक में ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उसने फर्दर सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो पहले एक पार्ट शेड हुआ और फिर ये सेकंड और थर्ड पार्ट शेड किया, यानी दो पार्ट्स उसने शेड किए पहले से दूसरे में जाने के लिए। फिर उसके बाद दूसरे से तीसरे में जाने के लिए वो कितने पार्ट शेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है और यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा पार्ट है और फिर तीसरा पार्ट है, तो इससे आगे की तरफ मूव करने के लिए उसने ये तीन पार्ट शेड किए हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या होना चाहिए, ये सारा शेड आउट हो जाना चाहिए, ये भी, और एट द सेम टाइम ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, वन पार्ट शेड था, यहाँ पे टू पार्ट शेड हुए हैं, यहाँ पे थ्री पार्ट शेड हुए हैं एज पर द ग्रिड जो कि उसने एलएमएस के ऊपर आपको बना के दिया हुआ है। फिर इसके बाद आगे इसी तरीके से वो एक पार्ट शेड कर रहा है, फिर दो पार्ट शेड करेगा, तो इससे आगे आपने तीन पार्ट शेड करने थे, तब आप राइट आंसर तक पहुंच जाते। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिफ्थ फिगर बना देता हूँ। ये फिफ्थ फिगर लास्ट जो है मेरे पास कुछ यूं है। ठीक है, ये शेड है, ये शेड है और ये भी शेड है, और फिर यहां से ये वाला पोर्शन और ये भी शेड है, नीचे तक आ रहा है और ये भी शेड है। ठीक है, अब ये टू पार्ट्स फॉर एग्जांपल लास्ट में मेरे पास शेड हुए हैं, तो मेरे पास अब जो शेड होगा वो वन और इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट नीचे की तरफ, जो कि उसने उसको कहा हुआ है कि यहां से आगे चल रहे हैं तो 10 11 12 यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये 10 पार्ट 11 पार्ट और 12 पार्ट, ये तीन पार्ट शेड होंगे एज पर द पैटर्न। तो वो एज पर द पैटर्न जब तीन पार्ट शेड हो जाएंगे तो मेरे पास ये सारा ही शेड हो जाएगा, leaving behind this only, the right answer would be alpha. Dear students, that's all from my side.
नाउ यूनिट नंबर 1 इज क्लोज्ड। आई होप कि आपको कुछ हद तक जो है इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल प्रॉब्लम्स का टॉपिक है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो पेज वेरी फर्स्ट पेज है ना, उसके ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन उसका लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस के क्वेश्चंस जाके सॉल्व करना शुरू कर दो, उसकी टेक्निक के बारे में आपको नहीं पता, ट्रिक के बारे में नहीं पता अभी, जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं पता कैसे चलेगा। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तभी क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी सिर्फ ये है कि 3-4 दिनों में उसकी जो पहला पेज है, ठीक है, पहला पेज इतना टाइम नहीं लगेगा, इस मेरी क्लास के बाद 5 मिनट लगेंगे, उनको पढ़ लेना, उसको गो थ्रू कर लेना, तुम्हें एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये दिखते किस तरह के हैं। मैं रिलेट कर देता हूं कि हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम पीएमसी ने सैंपल के तौर पे दिया हुआ था, दैट वाज दिस क्वेश्चन, a lullaby is a song, no song is a prose, some proses are epics। ये वाला क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट्स थी, उसके नीचे कंक्लूजन्स थी, और कंक्लूजन्स को हमने उन स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए देखना था, जज करना था, और ये बताना था कि कौन सी अप्रोप्रिएट है, कौन सी इनअप्रोप्रिएट है। So that's all from my side. I'll see you in the next week. Students, do take care of yourself. Allah Hafiz.